हाय एवरीवन। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये दोनों ही टेक्निक आपकी बेबी को आपके यूट्रस में वापस डालने की टेक्निक्स है। इन दोनों ही टेक्निक में कुछ प्रॉफिट्स हैं और कुछ लॉसेस हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और हम ये भी समझेंगे आगे कि क्या बेनिफिट्स और लॉस हैं प्रेगनेंसी को लेकर के या हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर के। और सेम एफईटी यानी कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी उसके क्या चांसेस हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब पहले हम ओपीयू करते हैं आपको इंजेक्शन दे करके, और आपके एग्स इस तरीके से वाया टीवीएस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम एग्स को निकाल लेते हैं। एग्स को हम आईवीएफ या एक्सी करते हैं, यहां तक सब कुछ सेम होता है। स्पर्म एक स्पर्म को एग में डाल देते हैं और उसे कल्चर करते हैं 3 दिन या 5 दिन के लिए। उसके बाद अगर हम उसको डायरेक्टली आपके यूट्रस में डाल दें 5 या 3 दिन के बाद, तो उसे कहेंगे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। वही फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब यहां तक सब कुछ सेम था, बेबी बनने के बाद उसको फ्रीज कर दिया जाता है। और जो थॉइंग डे है, मतलब जब वार्म करते हैं वापस से बेबी को डालने के लिए, तो यूजुअली 6 से 7 वीक्स के बाद होता है। मतलब ओपीयू होने के बाद 6 से 8 हफ्तों बाद हम बेबी को वापस वार्म करते हैं और आपके यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें ध्यान देने वाली एक और बात ये है कि ये जो 6 से 8 हफ्ते बताए हैं हमने, ये 1 महीना भी हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है। आप कितना भी टाइम चाहे इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब पेशेंट रेडी हो जाए, उस टाइम पे मेडिसिन दिया जाता है, बेबी को वार्म किया जाता है या फ्रीजिंग स्टेट से बाहर निकाला जाता है और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में प्रोज क्या है, मतलब क्या फायदे हैं, और कॉन्स क्या है, मतलब क्या नुकसान है। पहला फायदा कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, हम स्टिमुलेशन ऐसे पीरियड्स के डे 1 से या डे 2 से शुरू करते हैं। इंजेक्शन देते-देते आपका एक ओव्यूलेशन डे तक आ जाता है, जहाँ पे हम ट्रिगर लगाते हैं आपको। और ट्रिगर लगाने के बाद जब एग्स निकल जाते हैं, हम बेबी को ग्रो करते रहते हैं डे 3 या डे 5 तक। उसके बाद सेम साइकिल में ही बेबी को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये सिर्फ 5 दिन आपको वेट करना पड़ा और आपका बच्चा जो हमने निकाला था वो वापस से आपके यूट्रस में डाल दिया। इसमें एक और फायदा ये है कि ये नेचुरली सिंक्रोनाइज करता है वुमेन के साइकिल से। मतलब आपका जो ये मेंसेस पीरियड है, जैसे ये 30 डेज का 28 डेज का दिखाया है, इसी के साथ चलते हुए, मतलब इसी साइकिल में आपका एग निकालेंगे और इसी साइकिल में बेबी बना और इसी साइकिल में ट्रांसफर भी हो गया। तो ये साइकिल जो है वो नेचुरली है। इसमें बस थोड़े बहुत हार्मोन्स इधर-उधर हो जाते हैं। अदरवाइज ये पूरा नेचुरली साइकिल है, इसी साइकिल में आपका बेबी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसके नुकसान क्या है? ये सेम चीज नुकसान वाली बात भी है। क्यों? क्योंकि जो हमने हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए हैं स्टिमुलेशन के टाइम पे, वो हाई लेवल के होते हैं। आपको नेचुरली जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा डोज हम आपको आईवीएफ में देते हैं। क्योंकि वो डोज ज्यादा है, आपको वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है आपके यूट्रस लाइनिंग को बनाने में। क्योंकि आपको पता है बेबी जब ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम होता है जिसकी लाइनिंग प्रिपेयर करते हैं। वो लाइनिंग अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती है अगर आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो। अगला नुकसान देखें तो वो है लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर। मतलब क्योंकि बेबी हमने यहाँ पे बनाना चालू किया और यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना ही है, डे 5 तक ट्रांसफर करना ही है। इसका मतलब हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, हमको बेबी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी बनी हो या ना बनी हो, हमें बेबी को ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में। अदरवाइज उसे कैंसिल करके फिर वापस रीशेड्यूल करना पड़ता है ट्रांसफर। तीसरा नुकसान ये है कि अगर आप फ्रेश ट्रांसफर करते हैं तो आपको रिस्क ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर बढ़ जाता है। मतलब एक से ज्यादा, 1, 2 या 3 जितने भी बेबी बने हैं आपके, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। और मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर होने की वजह से आपको मिसकैरेज, अबॉर्शन, प्री टर्म डिलीवरी या कम वेट का बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फर्स्ट पॉइंट है अलाउज रिकवरी फ्रॉम द एग रिट्रीवल प्रोसीजर बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब आप, क्योंकि सेम साइकिल में नहीं हो रहा, आपने ओपीयू इस साइकिल में किया, उसके बाद उसे ब्रेक कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, और फिर जब आपको ट्रांसफर करना है तो आप यहां से शुरू करेंगे, वापस से इन हार्मोन्स को उठाएंगे, प्रोजेस्टेरोन लेवल को उठाएंगे और फिर हम जाके ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 या 3 साइकिल का गैप मिल गया, आपको आराम करने का मौका मिल जाता है, आपके हार्मोन लेवल जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उसको नीचे लाने का मौका मिलता है।
फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर, मतलब कि अगर आपकी एज अभी 20s में ही है, आप शायद 25-26 साल की हैं और किसी रीजन की वजह से आपको आईवीएफ कराना पड़ गया, आपकी वजह से या आपके हस्बैंड की वजह से। अभी आप प्रेग्नेंट लेकिन नहीं होना चाहती, आप चाहती हैं मैं 30s में प्रेग्नेंट हूँ, या फिर आप जॉब करती हैं और आप चाहती हैं मैं 40s में प्रेग्नेंट हूँ। उस केस में आप अपने बेबी को बना के फ्रीज करवा सकते हैं और बाद में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हैं इस स्टेज से। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउज फॉर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो हम कहते हैं पीजीटी-ए, पीजीडी, पीजीटी, ये सारे टेस्टिंग करने के लिए, यानी कि आपके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, आपकी फैमिली में या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपके बेबी तक जा सकती है, ये देखने के लिए आप पीजीटी यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि आप ओपीयू जब करते हैं उसी के बाद वो बायोप्सी कर लेते हैं। उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे हम ट्रांसफर नहीं करते। इसीलिए तब तक के लिए हम बेबी को फ्रीज करके रख देते हैं और जब बायोप्सी का रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है कौन-सा एम्ब्रियो अच्छा है, कौन-सा खराब है, तब जाके हम यहाँ से वापस से एफईटी के लिए यानी कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज years later since embryo can be stored indefinitely, मतलब क्योंकि बेबी को हम सालों साल फ्रीज करके रख सकते हैं, तो आपको एक प्रेगनेंसी लेनी हो या दो प्रेगनेंसी लेनी हो, अलग अलग टाइम पे आप ले सकते हैं। आपको करना यही है कि एक बार ये साइकिल चलाना है जहां पे आपको बेबी बना के रख लेने हैं और दूसरा ये साइकिल होगा जहां पे आप बेबी को ट्रांसफर करोगे। तो आपको मान लीजिए फर्स्ट ईयर में लेट्स से 2024 में एक बेबी चाहिए तो आपने अभी एक ट्रांसफर करा दिया। बाकी बेबी जो है उसको फ्रोजन स्टेट में ही रहने दिया और 2026 या 2027 में सेम साइकिल यहीं से शुरू करके आप एक और बेबी ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पेशेंट ये चाहता है कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराएं क्योंकि उनकी एज हो रही है, मान लीजिए आप यंग एज में हैं और बहुत लेट एज में प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो एज फैक्टर की वजह से भी आप एम्ब्रियो को फ्रीज करवा सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट अगर हो रहा है, आपको कैंसर है और आपको यंग एज में कैंसर हो गया, तभी भी आप बेबी को या एग को फ्रीज करवा सकते हैं, बाद में फर्टिलाइज करके ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो एफईटी इस सब रीजंस में भी आपके काम आता है। अब हम देख लेते हैं इनसे होने वाले नुकसान क्या है। तो पहला नुकसान ये है क्योंकि फ्रीजिंग और थॉइंग हो रही है, मतलब बेबी को हम एक बार फ्रीज करते हैं तो वो -196 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और वापस से वार्म करते हैं +37 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ इतना ज्यादा, उसकी वजह से कई बेबीज ऐसे हैं जो मर जाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, ये जो थॉइंग की वजह से या फ्रीजिंग की वजह से होने वाले रिस्क हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क है जो बना रहता है उसके साथ। दूसरा प्रॉब्लम आता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर मिमिक नेचुरल साइकिल, यानी कि वो कॉपी करते हैं और आपको पता ही है कोई भी चीज कॉपी की जाती है तो 101% सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है और नेचर को हम बीट नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये मिमिक्री हो रही है, कभी कभी आपको हार्मोन सूट नहीं करते, कभी ऐसा होता है जो इंजेक्शन दे रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं वो सूट नहीं करता और आपको 1 से 2 साइकिल तक वेट करना पड़ सकता है। कभी-कभी 1 साल भी वेट करना पड़ता है आपके प्रॉपर साइकिल को लाने के लिए और फिर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के लिए। तो ये उसका एक और नुकसान है। कई लोगों को आईवीएफ जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल आता है मन में कि क्या आईवीएफ में सक्सेस रेट ही सब कुछ है? क्या हमें आईवीएफ इसीलिए कराना चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे या कोई और भी रीजंस है जिसकी वजह से उनको सोच लेना चाहिए कि वो आईवीएफ कराना चाहते हैं या नहीं, या अगर आईवीएफ कराना चाहते हैं तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं। तो मैंने आपके लिए 5 ऐसे रीजंस नेक्स्ट स्लाइड में रखे हैं जो आपको जानना जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि आईवीएफ में हम क्या करें। उन पॉइंट्स को बताने से पहले एक चीज और बता दूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। इसका मतलब एक साइज सबको नहीं आता, हमारी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसलिए नेक्स्ट जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं जरूरी नहीं है आपके ऊपर सारे के सारे लागू हों। फर्स्ट पॉइंट, लेस कॉस्टली। कौन सा मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, एफईटी या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर? तो इसका आंसर है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका रीजन ये है कि जब आप ओपीयू करवाते हो तो ओपीयू करवाने के बाद डायरेक्टली आप एम्ब्रियो को डेवलप करते हो और एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लेते हो। तो इसके बीच में जो फ्रीज करना था बेबी को,
या फिर फ्रीजिंग को मेंटेन करना था, या फिर थॉइंग करना था, या फिर जो इंजेक्शन लगने वाले थे एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पे और जो मेडिसिन्स लगने वाले थे एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम पे, वो सारा आपका बच जाता है। इसीलिए फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर ज़्यादा सस्ता पड़ता है आपको एज़ कंपेयर्ड टू फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकंड पॉइंट, व्हेन गोइंग फॉर मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी, अगर बार-बार हमें प्रेगनेंसी चाहिए तो ऑफ कोर्स उसके लिए एफईटी ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके जो बेबीज़ हैं वो फ्रोज़न एम्ब्रियो स्टेट में पड़े हुए हैं और एक बार जब फ्रोज़न एम्ब्रियो स्टेट में पड़े हुए हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। मतलब आपके एक साइकिल में बहुत सारे बेबी फ्रीज़ हो चुके होंगे। लेट्स से 10 हो गए और एक बार हमने अगर 2 बेबी ट्रांसफर किए इस साइकिल में, तो लेट्स से 2 साल बाद, 3 साल बाद 2 और बेबी ट्रांसफर कर दिए या 1 और बेबी ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो साइकिल है वो यही सिर्फ एफईटी साइकिल आपका होगा। ओपीयू साइकिल जो है वो आपने एक ही बार करवा लिया जिसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो इससे आप कॉस्ट भी बचा सकते हो और मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसीज़ भी ले सकते हो। थर्ड पॉइंट है, इफ योर फर्स्ट साइकिल डजंट प्ले आउट द वे यू एक्सपेक्टेड टू बी। आप चाहते थे कि फर्स्ट टाइम में ही प्रेगनेंसी आ जाए और ये हर इंसान चाहता है। इनफैक्ट एज अ क्लिनिशियन, एज अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम भी यही चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही प्रेगनेंसी आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो सेकेंड टाइम के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर कराना है तो फर्स्ट टाइम में आपके एम्ब्रियो फ्रोजन होने चाहिए जो कि सेकेंड टाइम यूज कर पाए। तो वो डायरेक्टली एफईटी यानी कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ही कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, विश टू गेट प्रेग्नेंट लेटर देन 35। मेरे एक वीडियो में कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि क्या एज लिमिट होती है प्रेगनेंसी की बेस्ट। सी, एज लिमिट होती है 30 से 35 तक बेस्ट होती है, जहां तक आपको उससे पहले एटलीस्ट प्रेगनेंसी ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप 35 स्पेशली 35 के बाद जाते हैं, इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब एज 35 हो जाती है उसके बाद प्रेगनेंसी आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेनोपॉज आना शुरू हो जाता है। उस केस में भी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके बेबी बनने चाहिए। और 35 के बाद आपका जो एएमएच वैल्यू है, आपके जो एग रिजर्व है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुके होते हैं। उनकी एग क्वालिटी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपको करना ये चाहिए कि पहले आप ओपीयू कर लीजिए जब आप 30s अर्ली 30s में हैं, या लेट 20s में हैं, उस टाइम ओपीयू कर लीजिए और बाद में जाकर के आप बेबी को ट्रांसफर करा लीजिए क्योंकि एंडोमेट्रियम को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं लेट 35 के बाद भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस ऑन द वुमेन्स बॉडी। जब भी हम आईवीएफ में कपल्स के साथ बात करते हैं तो जो इंजेक्शन का पार्ट है वो स्ट्रेसफुल पार्ट है और जो फिजिकली सबसे ज्यादा किसी को पेन देगा वो है फीमेल्स। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस और बॉडी को सबसे कम पेन कब होगा। वो होगा फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में, क्योंकि उस टाइम पे एफईटी में लगने वाले मेडिसिन, उस टाइम पे होने वाले स्कैन्स या इंजेक्शंस जो हैं, वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे अगर आप फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कराते हैं। इसीलिए डिपेंडिंग ऑन आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका एज फैक्टर कैसा है, आपके हार्मोन लेवल कैसे हैं, उस बेसिस पे आपके क्लिनिशियंस, आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहिए या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहिए। इसलिए आप भी इस पॉइंट को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखें और इसके साथ ही डॉक्टर को मिलने जाएं। तो लास्ट में बात आती है कि कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने से सक्सेस रेट अच्छा होगा, मेरी प्रेगनेंसी आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा है तो 79% चांसेस है कि आपकी जो बेबी है उसकी डिलीवरी हेल्दी होगी, अच्छी होगी। और अगर वो गुड क्वालिटी है तो 64% चांसेस हैं कि आपकी बेबी की डिलीवरी अच्छी होगी। और अगर देखें कि पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो का क्या है, तो पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो 28% चांसेस ही हैं कि वो प्रेगनेंसी दे पाए। और अगर हम देखें कि क्या फैक्टर हैं जो आपके एम्ब्रियो क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मैं एम्ब्रियो क्वालिटी पे सक्सेस रेट, प्रेगनेंसी रेट या फिर डिलीवरी रेट की बात कर रहा हूँ, तो आपका एज एक फैक्टर है। अगर आप 35 की एज से ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा डिप हो जाएगी या फिर हो सकता है आपको डोनर की तरफ जाना पड़े। इसलिए कोशिश कीजिए 35 की एज से पहले ही ओपीयू करवा ले, बेबी बना ले और उसको फ्रीज करा के रख ले और बाद में 35 की एज के बाद भी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर आप आराम से करवा सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।